बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखा जनाब कि 26वीं तरमीम जो थी उसमें बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल था पॉलिटिशियंस का, स्पेशली पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस जो थे वो रात को 3-3 बजे तक जागते थे और उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस हो रहे होते थे। कुछ और नहीं हो रहा था, सिर्फ 26वीं तरमीम पे बात हो रही होती थी और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे होते थे। और फिर सुबह 10 बजे फिर उनकी हाज़िरी होती थी, फिर जनाब फिर बैठते थे और इस तरह तकरीबन 15-20 दिन ये सारा सिलसिला जारी रहा। अब तो ये हालत है कि अपनी नींदें पूरी करें पीपल्स पार्टी वाले हों, JUI वाले हों या कोई और पॉलिटिशियंस हो जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में 26वीं तरमीम में शामिल थे। अभी कोशिश कर रहे हैं जनाब कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सीधे हो जाए और अगर 27वीं तरमीम जो है विच इज़ प्रॉबली राउंड द कॉर्नर वो फिर से आनी शुरू हो गई या वो पाइपलाइन में से बाहर निकलना शुरू हो गई तो फिर मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर हेक्टिक स्केड्यूल होगा इन सब पॉलिटिशियंस का। क्या उसके लिए ये तैयार है, उस हेक्टिक सेशन के लिए ये लोग तैयार हैं या अभी इनको कोई मसाज वसाज कराने पड़ेंगे? उस पर मैं बात कर लेता हूँ। खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं इनके साथ ज़रा तंज़ो मज़ाक करता रहता हूँ और मुझे बर्दाश्त भी करते हैं, बट आई टेल यू वेरी फ्रैंकली ही इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड विट और वो टिपिकल पॉलिटिशियंस में से नहीं है। सो शाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्रिया, सब खैर, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आपकी थकावट शावट उतर गई? थकावट होती नहीं है, थकावट बूढ़े लोगों को होती है, यंग लोगों को नहीं होती। बस और कोई अच्छा काम करते हुए आदमी थकता नहीं है। अच्छा काम जितना भी आए करते जाओ, मुल्क और कौम के मुफाद में जो चीज़ हो उसमें थकावट नहीं होती, बशर्त के ईमान के तहत वो काम मुल्क के लिए हो और मुल्क के मफाद में हो, आइन के तहत हो, कानून के तहत हो। बस मैं यहीं पे लाना चाह रहा था आपको, मैं यहीं पे आपको लाना चाह रहा था कि बूढ़े आदमी थकते हैं, जवान आदमी नहीं थकते। मैं यहीं पे लाना चाह रहा था आपको कि मैं बताना चाह रहा था आपको कि आप जवान हैं और मैं आपसे एक कन्फेशनल स्टेटमेंट लेना चाह रहा था कि आप जवान हैं। सो इसी जवानी से मैं आगे आपको शुरू करूँगा और फिर आप फंस जाएंगे और फिर आप कहेंगे जनाब के गड़बड़ हो गई है। लेकिन एनीवेज पहले मैं ज़रा पॉलिटिक्स नहीं आप बेफिक्र हैं। अच्छा चलो, नहीं फंसेंगे, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। इंशाल्लाह। चले चले ठीक है, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ अभी आ जाऊँ, फिर मैं बीच में आपको कहीं ना कहीं तंग ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी मैं आपको पॉलिटिक्स की तरफ लेके आता हूँ। सारी ये एक्सरसाइज के बाद 26वीं तरमीम आ गई। अब इसमें से जो चीज़ें हैं कुछ निकालनी पड़ेंगी, कुछ डालनी पड़ेंगी। वो सिलसिला कब से शुरू हो जाएगा? इस 26वीं तरमीम के अंदर को ऑल्टरेशंस करनी पड़ेंगी ना, कुछ चीज़ डालेंगे, कुछ निकालेंगे ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसको जनाब ऑपरेशनल बनाया जा सके। उसके लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, तो वो कब तक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा? मुबशर भाई, बात यह है कि 26वीं तरमीम हो गई और एक मरहला बहुत बड़ा गुजर गया। एक अच्छी तरमीम है, मुल्क के लिए है। अगर मुल्क के कौम के मफाद में नहीं होती तो हम कभी भी नहीं होते। अच्छा, हमने उस पर कोशिश की और ये वो चीज़ है जो आज की नहीं है। पहली गलत फहमी में आप लोगों की दूर करूं कि ये आज की बात नहीं है कि आज हमारी सोच में आया तो हम क्या करें, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, हुकूमत में आ गए तब ये आप कर सकते हैं या मेरे और दोस्त कर सकते हैं। मैंने 1-2 प्रोग्राम हुए हैं, उनमें भी ये बात ज़रूर की है कि ये कंसेप्ट हमारा बहुत पुराना है और 2006 की COD में भी, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की COD में भी था कि ये हमें करना है। जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हमने नेक्स्ट टाइम पे रखा, बाकी सारी 19वीं तरमीम में सारी चीज़ें की। ठीक। 19वीं तरमीम हमसे करवाई गई कि ये जो भी है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सीधी सी बात कर दूं कि उस वक्त हमें ब्लैकमेल भी किया गया। अच्छा। कि 18वीं तरमीम जो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स थी वो सब हम रद्द कर देंगे, एक झगड़ा शुरू हो जाएगा। कौमी मफाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पार्लियामेंट ने उस चीज़ को विड्रॉ किया और 18वीं तरमीम अप्रूव हो गई। ठीक। वो कोर्ट लेके बैठ गई थी। ठीक। अब मौका आया 2006 में ये चीज़ें मौजूद हैं
2006 में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी मौजूद है, जो अपना कमीशन भी मौजूद है, तरीक़ेकार भी मौजूद है, और जजेस की स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि जजेस कितने होने चाहिए, वो भी मौजूद है। ठीक। जब अभी ये मसला हुआ उसमें ये कहा गया, मौलाना साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं। हमने कौमी मुफाद में, मुल्की मुफाद में आइन को बेहतर रखने के लिए उस बात को माना, हम पीछे हटे। हम जिद करके कोई मसला हल करना नहीं चाहते, ठीक। हम मुत्तफ़िका राय से आगे बढ़ना चाहते थे, चाहते हैं और चाहेंगे। ठीक। क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, मुल्क के लिए होता है, मुल्क को चलाने के लिए होता है। ये पॉलिटिकल बाइबल होता है कि किस तरीके से चलना चाहिए, हमें मुल्क को किस तरीके से चलना चाहिए, और वो हमने किया। अब ये जब हो गया है तो मैं आपसे भी अपील करूंगा, दूसरे दोस्तों से भी अपील करूंगा कि अब कम से कम खामोशी के साथ मुल्क की मफादात के लिए हमें काम करने दिया जाए। अच्छा। अभी 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं, 27th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, कब आ रही है, किसने आपको कहा है? अच्छा। अब इस किस्म की बातें, शक और शुबात, फिर डाउट्स पैदा करना, फिर मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। मुल्क में कोई आने के लिए तैयार नहीं होता, हर आदमी घबराता है किस मुल्क में जाएं, वहाँ की मीडिया ये बोल रही है, वहाँ के सियासतदान ये बोल रहे हैं। सियासतदान भी आपकी मीडिया से सुनते हैं कि ये हो रहा है तो वो भी भड़क उठते हैं। वो सोचते नहीं है कि भाई कैसे आएगी, फिर हमें 2/3 के लिए चाहिए 224 मेंबरान चाहिए, उसमें कंसेंसस के साथ पैदा होगा। देखिए, मैं इस कमेटी का चेयरमैन भी था। जी। सच बताऊं कि 10 दिन हम बैठे, 3-4 दिन उनकी अपनी बड़ास्ती निकली, बाकी 6-7 दिन हम डिस्कस करते रहे। अपोजिशन लॉ मिनिस्टर से हमसे सवालात करती रही कि ये है जी नहीं है, ये है जी नहीं है, एज है नहीं है, अपनी काजी फायद ईसा साहब की एज बढ़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ बनेगा, भाई नहीं है, ये बातें नहीं है। ये चीज़ है जो फिर कोर्ट हमने दिया बना के कि भाई ये वो है जो आ रहा है, ले लो, ये हम आपको दे रहे हैं, आप भी दे दें, अमेंडमेंट दे दें, इससे राज़ी होते हैं, आओ बैठे। ठीक। फिर मौलाना साहब से बातें हुई, मौलाना साहब और हम लोगों ने मिल के उसको पेश किया। अब नेचुरली मौलाना साहब ने पीटीआई को ये दिखाया होगा, बताया होगा, और उस मौलाना साहब ने कहा भी कि मैंने इनको एतमाद में लिया, बताया था। बाकी इनकी अपनी पॉलिसी है, सियासत है, वोट देते हैं नहीं देते हैं, ये मौलाना साहब के वर्ड्स हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब छोड़े आगे करने दें कि मुल्क को किस तरीके से चलाना है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आए, मुल्क में महंगाई का फेस कैसा किया जाए, मुल्क के हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, मुल्क की जो दुनिया में जो हालात डेवलप हो रहे हैं किस तरीके से उसमें पाकिस्तान अपने लिए बेहतर रास्ता निकाले, ये चीज़ें हमें अभी करना चाहिए। अभी इन बहस को छोड़ें, अभी अपने मुल्क की लिए सोचें कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता कि बसेस पे फायरिंग हुई और लोगों को छुड़ाने की कोशिश की गई और ये हुआ, फलाने ने ये कर दिया। छोड़ें, जिसने जो किया है करे, मगर अभी आओ तो बैठे किस तरीके से पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मसाइल को हल करें, किस तरीके से पाकिस्तान को मजबूत बनाएं, किस तरीके से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए हम कुछ करें, कश्मीरियों के लिए कुछ करें, मुल्क के गरीब लोगों के लिए कुछ करें, मुल्क के लोगों के रोज़गार के लिए कुछ करें, महंगाई के लिए कुछ करें, कुछ पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली सस्ती कैसे हो, ये चीज़ों पे बात होनी चाहिए। आप ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रा बता दें, 19वीं तरमीम में आपने कहा कि आप लोग ब्लैकमेल हुए थे, तो 19वीं तरमीम में किसने ब्लैकमेल किया आपको? अभी वो आपको तारीख भी देख लें, दिन भी देख लें, नाम लेना अच्छा नहीं होता मुबशर भाई। आप दिन गिन लें, 19वीं तरमीम कब गई थी, किस दौर में गई थी, किसने लेके रख दी थी, कितने दिनों से पड़ी थी, वो आपको मिल जाएगा। क्यों नाम उठवा के झगड़े नए करवाते हैं? नहीं, और अच्छी बात भी नहीं है, मैंने हिस्ट्री का एक वर्क खोल के आपको बता दिया। नहीं, ठीक है, आपने बस कहा, आपको बता दिया, तारीखें बता दी हैं, दिन बता दिए हैं, वक्त बता दिया है। 19वीं तरमीम
18वीं तरमीम कब गई थी, किस साल गई थी, कौन था, कोई चलो। नहीं था, कैसे नहीं था, वो सारी चीज़ें आपको सुनने वाले भी समझते हैं। तो मैं नाम लेके किसी के ऊपर कोई हमला करना नहीं चाहता। चलो ठीक है। 19वीं तरमीम में आप लोग ब्लैकमेल हुए थे। मौलाना साहब जो है उनका एटीट्यूड जो था वो पॉजिटिव था, नेगेटिव था इनिशियली, जब क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या आप लोगों के नवीद कमर साहब हो, आप सब लोग जो हैं वो जाते रहे मौलाना साहब के पास और बड़ा फ्रीक्वेंटली जाते रहे उनकी रिहाइश गाह पे। और मुझे ये पता चला है कि उनके रिहाइश गाह पे जितने मुलाजमीन थे उनमें से आधे मुलाजमीन तो भाग गए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे बहुत खिदमत करनी पड़ती है लोगों की और टाइम लिए बगैर और उल्टे सीधे टाइमों पे आ जाते हैं। तो मौलाना साहब के घर में आधे नौकर जो है चले गए, छुट्टी चले गए लंबी। देखिए, मौलाना साहब एक सियासतदान है, मेहमानदार है, उसका जो है जो दस्तरखान बड़ा खुला हुआ है। वो हमारी तरह छोटी प्लेटों में नहीं खाते, वो दिल खोल के खाते हैं, दिल खोल के खिलाते वो हैं। इसीलिए चले गए ना उनके नौकर सारे। उनके मुलाजमीन वहाँ पे ही हैं। ये लोग जोक बना के चलाते हैं बेचारे, ऐसी बात नहीं है। मौलाना साहब पहले दिन से पॉजिटिव थे और वो कहते थे इसको कुछ आप कम करें, कुछ हम आगे बढ़े, इस तरीके से मसले का हल निकालें। उसने मसले का हल निकाला, हम उसके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो टास्क मिला था अगर देखा जाए तो वो उन्होंने कंप्लीट किया और जो डेडलाइन थी उसको भी कंप्लीट किया उन्होंने। ठीक है, सारी बातें ठीक है। सो अब अगर हम कहेंगे इस बात को मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, हाँ जी बताएं। थोड़ा सा बता दूं, उसको टास्क दिया था उसकी वालदा ने सीओडी की सूरत में। ठीक है, चलें। जो अनकम्प्लीट था उसने अपनी वालदा का किया हुआ कमिटमेंट, जिसमें तकरीबन सारे सियासतदानों की साइनें हैं सेकंड राउंड में, इसमें इमरान खान की भी साइन है। इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक इसी है, पे मौलाना साहब ने इसमें मौलाना साहब ने देखा भी था, दूसरे सियासतदानों ने, अचकजाई ने भी इस पर साइन किया हुआ है, जो भी उस वक्त चौधरी शुजात वालों ने भी साइन किया और सब ने साइन की हुई है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि अब नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो का नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो पोटेंशियल कैंडिडेट हमें नज़र आते हैं वो अगर किसी जगह पे भी किसी भी स्टेज पे अगर कोई चेंजेस आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हिस्ट्री ये देखी है कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है अपना टेन्योर पूरा नहीं करता। सो शहबाज शरीफ साहब इज़ डूइंग वेल, मतलब कि आप लोगों की नज़रों में, आप लोगों के लिए ही इज़ डूइंग वेल, ठीक है। बट अगर कोई चेंजेस आती हैं तो पोटेंशियल कैंडिडेट या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही होंगे, और अगर होंगे तो हाउ विल यू गाइज टेक इट, हाउ विल यू गाइज मैनेज दिस थिंग कि वालिद साहब हो प्रेसिडेंट और बेटा हो वजीर आज़म। मुबशर बात यह है कि अगर होते, ये अगर लफ्ज़ जो है ना, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। अच्छा, ये मुबालगा पैदा करता है, इससे लोग शकूक व शुबात में पड़ते हैं। क्यों हुकूमत चेंज होगी, किस लिए हुकूमत चेंज करेंगे? लेकिन इसलिए तो नहीं बैठे हैं कि ये चीज़ें करवा के नहीं शाहजी, हम हुकूमतें चेंज करवाएं, शहबाज को हटाएं और फिर नए लोग लाएं। कोई हम 70 लोगों से, कोई शहबाज शरीफ को नहीं हम हटा रहा। 70 लोगों के साथ हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है। 70 लोगों के साथ हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमें जब पाकिस्तान का अवाम समझेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद हल है इस मुल्क के बड़े बड़े मसाइलों को हल करने का, जो हमने प्रूव किया है 2008 से 13 तक, तो लोग वोट देंगे। फिर हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कम से कम सिंपल मेजॉरिटी लेके आएँ और लोगों से किए हुए वादों को अपनी ताकत पे हल करें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हमारे चेयरमैन की जब तक आपके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी, विजन है, जब तक आप लोगों के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी आप कॉरिडोर्स ऑफ पावर में नहीं आएंगे। सो मैं इसलिए पूछ रहा था, कोई शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए तैयार नहीं है, ना शहबाज शरीफ साहब हट रहे हैं। मैं तो हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री ज़्यादा समझते हैं हम लोगों से, क्योंकि हिस्ट्री में हमने देखा है किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 2000 वज़ीर आज़म ने टर्म पूरा नहीं किया, मगर हुकूमतों ने टर्म पूरे किए। मैं तो सिर्फ वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ COD। मैं सिर्फ वज़ीर आज़म की बात कहा कि हमने एहतराम किया है कानून का, और आप उसके साथ ये भी कह दें
कि कितना जुल्म था, जो पावर नहीं थे वो पावर भी इस्तेमाल किए गए। और यही वजह है कि जो तरीक़ेकार ये तरमीमें बनाई गई हैं, इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए कि ये भी फैसले हुए कि वर्दी में प्रेसिडेंट भी होगा, वर्दी में आइन भी चेंज कर सकता है जो खुद पावर नहीं है। इस किस्म के भी फैसले हुए। डैम्स के भी चंदे करने के, टमाटर और आलू भुजिया के भी पैसे फिक्स करने के लिए, कीमतें बनाने के लिए भी फैसले किए गए। जिनका जो काम है वो काम करें, मुल्क के लिए काम करें, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करें। हर अदारा इंडिपेंडेंटली काम करे, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो और सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट काम करे, आइन के हदूद में रहते हुए काम करें। तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह गुलो गुलजार भी हो जाएगा और खुशहाली भी आ जाएगी। ये कंसेप्ट हम सियासतदानों को जहन में आ जाए, चाहे हुकूमत में हो चाहे मुखालिफ हो, आ जाए कि हमें मुल्क के लिए काम करना है, हमें किसी शख्सियात के लिए काम नहीं करना, किसी अदारे के लिए काम नहीं करना। तो मैं समझता हूँ आप देख लें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँचता है। आपके ख्याल में अभी जो है, जो सिचुएशन है, जिस तरीके से इमरान खान है, पीटीआई है, या जो निगोसिएशन जो होते रहे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते रहे, उसमें पार्टिसिपेशन तो थी पीटीआई की तरफ से, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, बट देन अगेन फाइनल डिसीजन जो लिया गया, द बक स्टॉप्स विद द चेयरमैन पीटीआई। उन्होंने कहा जी नहीं, हम इस तरमीम में शामिल नहीं होंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आइंदा आने वाले दिनों में हाउ डू यू टेक इमरान खान और पीटीआई कि वो आप लोगों के साथ, मतलब कि मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के साथ बैठ के तो वो कोई गप्पे लगाते रहेंगे, मैं एक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, वर्किंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ विद इन द पार्लियामेंट। इज़ इट पॉसिबल और नो? देखें, वर्किंग रिलेशनशिप ने तो हमने पार्लियामेंट में बैठे हैं, वहाँ बातें होती हैं, उनको इंडिपेंडेंटली मौका भी मिलता है, अपनी तकीज़ें भी करते हैं, बड़ी शोला बयानी के साथ बात भी करते हैं। जहाँ तक देखें मुबशर बात, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी हैं, दाना लोग भी हैं, आप लोगों ने दुनिया भी देखी है, अब दुनिया के कानून को भी देखा है, सियासत को भी देखा है माशाल्लाह। आप जितने भी दोस्त हैं, एंकर पर्सनस हैं, आप लोग हिस्ट्री को बिल्कुल खोल के देख के फिर आके मैदान में बैठते हैं। हम लोग की तरह नहीं है कि हम आएँ बाएँ करके अपनी जान छुड़ाएं, आप लोगों को सब पता होता है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में इसलिए बनाई गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेगी पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के जो मसाइल हैं या पार्लियामेंटेरियन के मसाइल हैं उसको भी देखेगी। हमने सारी जमातों ने अपने अपने मसवदे दिए। मैं काफ़ी मरतबा, कम से कम 6-7 मरतबा पीटीआई को रिक्वेस्ट कर बैठा कि आप इस मसवदे के साथ मुत्तफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मगर अपना जो किस्म का भी मसवदा है आप दें, जो भी है, कम से कम गोल बाल हमारे गोल में तो होगा ना। हम तो खेलें या न खेलें, वो आप कह सकेंगे कि भाई हम बाल आपके पास भेजा है, ये हमारा मसवदा है, हम ये चाहते हैं। वो देने के लिए भी तैयार नहीं थे, आखिर तक नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि एतराज़ है। चलो, वो उनका राइट बनता है, न दें, और राइट होना भी चाहिए, उनकी अपनी सियासत है, मगर हम चलेंगे, साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये पार्लियामेंट चले और मुल्क के लिए कोई काम करे, कानून बनाए। अब जो नए कानून बनने हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ बनेंगे, कितने जजेस होने चाहिए, कितने जजेस नहीं होने चाहिए, कौन जज हो, वो तो कमीशन का काम होगा, जजों की तादाद क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी नामुकम्मल है, जो मुकम्मल होंगी। ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? ये कितने जजेस होने चाहिए, कितने जजेस नहीं होने चाहिए, वो तादाद कब ये तक 15-20 दिन के अंदर हो जाएंगी, 15-20 दिन के अंदर हो जाएंगी। अच्छा, 15-20 दिन के अंदर ये सारा फैसला हो जाएगा कितने जजेस होने चाहिए, क्या तादाद होनी चाहिए? क्योंकि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उसमें रखा गया था 27 जजेस, जो 19 तरमीम में ख़त्म हो गए थे। ठीक, उसमें 27 जजेस रखे थे, ठीक, या 24 थे या 27 थे, जिनको तनख्वाहें भी दी गई थी। अच्छा, उस वक्त 27 रखे गए थे। तो अभी आपके अंदाजे के मुताबिक कोई कितने? 27 या 24, 27 या 24, ठीक है, 27 होंगे, 24 होंगे, लेकिन अभी आपके ख्याल में कितने जजेस बन सकते हैं मजीद? 24, 27 या व्हाट? देखें, नंबर कोई है आपके अब देखें, ज़हन में? उसके लिए कानून को देखना है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को देखना है कि कितने जजेस होने चाहिए,
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर 6 जजेज़ हैं, 7 जजेज़ हैं, तो उस तरीके से रखा जाएगा कि जो हमारी मेन सुप्रीम कोर्ट है उसमें कितने होने चाहिए, कितना काम है, कितना बर्डन है, जजेस की तादाद हाई कोर्ट्स में कितनी होनी चाहिए, सिविल कोर्ट्स में कितनी होनी चाहिए, सेशन कोर्ट, ये सारी चीज़ें जो देखेंगे, जो वो तो जज सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो तो जजेस देखेंगे, चीफ जस्टिस देखेगा कि कितनी होनी चाहिए। मगर क्योंकि जिस तरीके से पेंडिंग केसेस है उनकी तादाद लाखों में है, तो उसको सामने रखते हुए बेंचेस की भी तश्कील दी जाए। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि इन अनदर लाइक 20 डेज टाइम जो है ये सारे फैसले हो जाएंगे कि कितने जजेस होने चाहिए, कितनी की ज़रूरत है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, उस हिसाब से आगे चलेगा ना। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, आपके ख्याल में बेंच पे भी बड़ा होता, क्योंकि जरदारी आप बिलावल साहब कह रहे थे कि जनाब वहाँ पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, और लेकिन फैसला हुआ कि बेंच होना चाहिए। अब ये तो चले होगी बात, लेकिन इस पे प्रोविंसेस कैसे लेके चलेंगे? प्रोविंसेस में भी बेंचेस ही बनेंगे या सुप्रीम कोर्ट में किसी स्टेज पे बेंच की जगह कोर्ट बनेगी? ये ज़रा थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। देखें, ये क्लैरिटी आपको जल्दी मिल जाएगी। ये जल्दबाजी का काम नहीं है कि हम बैठ के जल्दी जल्दी ये करें। सोच समझ के हाई कोर्ट में किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पोजीशन क्या होगी, वो किस तरीके से बनाएगा, वहाँ की असेंबलियों का रोल क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी इंशाल्लाह। कोई बोल के मैं कंट्रोवर्सी क्यों पैदा करूं? नहीं, मैं कंट्रोवर्सी बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहता। मैंने ये भी नहीं चाहता कि आप क्रिएट करें बोल के। सिर्फ टाइम फ्रेम ज़रा बता दीजिए कि कोई अरसा कितना लग सकता है? मैंने बताया कि 15-20 दिन ही हमारे पास है। अच्छा। इसके अंदर ही करना है, जल्दी करना है, बेहतर करना है और मुल्क के लिए करना है। सच्ची बात है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा कि जज कौन सा होना चाहिए। कोई हुकूमत का जज नहीं है। हुकूमत पार्लियामेंट के थ्रू अपना काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें अपना काम करें, ये क्या एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे। देखे पाकिस्तान का क्या, आप भी खुश हो जाएंगे। अब मेरी आपसे भी अपील है कि कोशिश करें कि जो हमारे एक दोस्त है सियासतदान, वो हमेशा कहते थे कि मिट्टी पाओ, तो अब मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, मिट्टी पाने आगे बढ़ने। चौधरी शुजात साहब की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ये इस थोड़ा सा इसको भी क्लैरिफाई कर दें कि जो कमीशन है जो बना है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट करेगा, पार्लिमानी कमेटी कह दे, जो नाम भी देना चाहें आप उसको दे दें, उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है, जो जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा रहा है, यानी हुकूमत के लोग होंगे, अपोजिशन के लोग होंगे, वो उसमें कोई मज़ीद बेहतरी लाई जा सकेगी या इसी तरह ही होगा जिस तरह अभी है, या उसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन छोटी जमातों को मिलेगी? आइन के अंदर जो रखा गया है उसको फॉलो किया जाएगा। अच्छा, 2 अपोजिशन से होंगे, 2 गवर्नमेंट से होंगे। नेचुरली 2 अपोजिशन से होंगे, 2 गवर्नमेंट में तो 2 बड़ी पार्टी हैं, एक के पास 70 वोट है, एक के पास 118 है या 117 है। तो वो दो तो उनके ही होंगे। अपोजिशन के पास वोट जो है वो एक मौलाना साहब है, MQM हमारे क्या कहते हैं PTI है, और MQM भी है। MQM को भी अभी जो कमेटी बनी है जो मेंबरों की, 18 मेंबरों में MQM भी है, मौलाना साहब भी है, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है और मुस्लिम लीग नून भी है। नहीं, 2 अब जो कमीशन बनेगी उसमें 2 होंगे, 2 सेनेटर, 2 अपोजिशन। तो ये आपके ख्याल में बैलेंस्ड इक्वेशन है, सबकी रिप्रेजेंटेशन है इक्वली? आप खुद देखें कि ये 18वीं तरमीम की कितनी खूबसूरत बात थी कि पार्लियामेंट में अपोजिशन और गवर्नमेंट को दोनों को बराबरी की बुनियादों पे पूरा हक दिया जाए, कि कोई किसी के ऊपर अपनी अक्सरियत के साथ अपना कानून बनाने की कोशिश न करे, अपने फेवर लेने की कोशिश न करे। ये एक खूबसूरती है। ये जो डिबेट चली है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या 1 महीना, जो आप हमारी कहते हैं कि हमें नींदें भी नहीं थी, डेलिब्रेशंस हो रही थी, ये कितनी खूबसूरत बात है कि कोई चीज़ आ रही है तो उस पर खुल के डिबेट हो रही है, जल्दबाजी नहीं हुई।
ठीक। पूरा 1 महीना लगा है। हाँ, नहीं बात ठीक है, इसमें अच्छी कुछ बात तारीफ है। भी क्या करे कि बहुत अच्छा मसला है। यही पार्लियामेंट की खूबसूरती है। 1 मैन शो नहीं है, ये 338% का शो है और 98 सेनेटर का शो है, 400-450 लोगों का शो है। वो आते हैं, वो फैसले करते हैं, उनके फैसलों से होता है। नहीं ये बात तो ठीक है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव अप्रोच थी, बड़ी अच्छी अप्रोच थी और बड़े अच्छे तरीके से साहब सब लोग, सब पॉलिटिशियंस जो हैं बैठ के वो उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, उस पर बैठ के बहस कर रहे थे, उस पर बैठ के एक एक चीज़ पे, एक एक नुक्ते पे बात कर रहे थे। तो इट इज़ अ गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। इसी चीज़ पे तो हम जोर देते रहे कि ऑल द पॉलिटिशियंस शुड सिट टुगेदर, पुट द हेड्स टुगेदर और जो मसले मसाइल हैं पाकिस्तान को उनको हल करे। इसके अलावा भी जो मसले मसाइल हैं उनको भी अगर इसी तरीके से हल किया जाए तो नथिंग लाइक इट, ये तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है, दिस इज अ गुड साइन। मुझे आप मीडिया की, हमें आप मीडिया की सपोर्ट चाहिए कि मीडिया पॉजिटिव होके सबको कहे कि भाई खुदा के लिए, मुल्क के लिए सोचो। ये न कहे कि खुर्शीद शाह ने ये बात की, आपका क्या ख्याल है, वो चढ़ जाता है बाजू चढ़ा के। नहीं मीडिया बिल्कुल पॉजिटिवली सोच रहा है जी, बिल्कुल। मीडिया भी जरा ठंडा हो जाए। मीडिया तो कम ठंडा भी हो जाता है, वो जो सोशल मीडिया बन गई है। सोशल मीडिया पे तो हम कुछ नहीं कह सकते ना, लेकिन मीडिया जो है एज इट पॉजिटिवली ले रहा है। आप उसमें भी कहें, आप उनको भी कहें कि खुदा के वास्ते मुल्क में उनको हम किधर से अफरा-तफरी मत फैलाओ। कहने हमें कहते हो, उनको नहीं कहते। नहीं आपको किधर कहते हैं, आपको तो ये सबकी जिम्मेदारी है। जो पाकिस्तान में आज बच्चा पैदा हुआ है ना, आज जो बच्चा पैदा हुआ है वो भी आज पाकिस्तान में मकरूज है। नहीं वो अल्लाह ठीक है, अल्लाह अकबर के बाद उसके कान में कहा जाता है, बेटा तू 4 लाख का मकरूज है, ख्याल करना। ये पाकिस्तान की फिर ये अब उस बच्चे का कसूर तो नहीं है। 2008 में जब बच्चा पैदा हुआ था उसके तो वालिदैन का 56,000 कसूर तो हमने नहीं है। आज़ान के बाद कहा था। मैं बता दूं ना, जब 2008 में पार्लियामेंट आई थी तो अल्लाह अकबर के बाद कहा गया कि 58,000 का तो मकरूज है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है कहा जाता है कि आप 4 लाख के मकरूज है, बेटा ख्याल से चलो। लेकिन शाहजी तो हम इस सूरत हाल में पहुंच चुके हैं। जी शाहजी, बात आपकी दुरुस्त है कि हम मकरूज हैं, लेकिन इसमें ना उस बच्चे का कसूर है जो इस दुनिया में आया है, ना उसके वालिदैन का कसूर है जो उसको इस दुनिया ये कसूर हम लोगों का है, हम सब का। ये उन लोगों का कसूर है जो पाकिस्तान करते वो मुल्क था, पाकिस्तान वो मुल्क था जो जर्मनी हो, दुनिया के दूसरे मुल्कों उनको एड देता था, सपोर्ट करता था। जी हाँ, तो हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग थी। जी हाँ, तो वो फैसले आज वो क्यों बैठा है जी, वो फैसले उसके रीजन ढूंढोगे तो मुबशर बड़े अच्छे रीजन मिल जाएंगे। लेकिन शाहजी वो फैसले जो करने वाले थे, जी जो भी फैसले करने वाले थे उनकी मेहरबानी है। जनाब आप मेरी बात सुन लें, वो अयूब खान से लेके परवेज मुशर्रफ तक जो 40 साल का दौर आया, उस दौर ने इस मुल्क को तबाही पे पहुंचा दिया। अच्छा ये फिर एक लंबी बहस, वरना वो दौर भी था, बड़ी लंबी है। मैं इसलिए कहता हूँ हम सबको बैठ के सोचना चाहिए, जहन में रखना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए। अब ये जो हो रहा है, पार्लियामेंट अपना काम करती रहे, हम सबको अपना काम करना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े अभी पाकिस्तान को सूट नहीं करेंगे। ठीक है, हम दुनिया में जाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा था कि मैं सखर से हूँ, खुर्शीद शाह फ्राम सखर को कोई नहीं जानता, खुर्शीद शाह फ्राम सिंध कोई नहीं जानता, खुर्शीद शाह फ्राम पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान दुनिया में। तो लोगों को ये जहन में रखना चाहिए, ये पाकिस्तान है तो तुम लोगों की पहचान है, अपनी पहचान के खिलाफ साजिशें मत करें हम। अच्छा थोड़ा सा आगे चलें, आप थोड़ा सा ना अभी आपकी सेहत है कैसी, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे आवाज़ में गरज नहीं देख रहे? आपकी आवाज़ में गरज है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप कोई ज़्यादा अरसा नहीं रह गए कराची में, कोई आपका इस्लामाबाद में तो आपको बहुत से लोग जो हैं याद कर रहे हैं। आप तो बड़ा लंबा ब्रेक लेके कराची बैठ गए। दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल है दुनिया का इस्लामाबाद। अब आप रेटिंग में, जी हाँ, खूबसूरत तरीन कैपिटल है रेटिंग में पाकिस्तान, लेकिन इसमें खूबसूरत तरीन लोग भी ऐसे हैं ना जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ आप जैसे लोग हैं। मेरे जैसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आप रातों को तैयार होके जाते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
खैर छोड़े, मैं फिर दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी शुरू। हम सियासतदान हैं, हमारे लिए बच्चे हैं ये सारे। नहीं नहीं, मैं तो कुछ और गल कर रहा शाह जी, तुसी किसी और पासे टुर पे हो, तुसी पंबीरी देती मैं समझ गया, तुमने जो कहा वो मैंने समझा, अब जो मैंने कहा वो तुमने समझा। नहीं नहीं, लेकिन आपने इसको वैसे बड़ा ट्विस्ट दिया वैसे, है ना, बड़ी सियासी बयान एकदम दे दिया है ना। नहीं बिल्कुल, सियासतदान का बयान सियासी होना चाहिए, और सियासत सबसे बड़ी इबादत है, जी जी क्योंकि वो खिदमत का नाम है। जी जी जी। अच्छा तो शाह जी एक आखिरी चीज मुझे बताएं। बशर्त के वो ईमान के साथ काम करे, हाँ, डिपेंड करता है, ईमानदारी के साथ। जी हाँ जी, दिहाड़ीबाज ना हो, दिहाड़ियाँ ना लगाता हो, ठीक है ना। हाँ, दिहाड़ीबाज, और ना। सियासतदान दिहाड़ीबाज नहीं होता। अब मतलब सबकी तो नहीं बात कर सकते आप, खैर, लेकिन एनीवेज, लेकिन चले थोड़ा सा आगे चलते हैं, वो फिर किसी और चक्कर में हम फंस जाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें फिर रह जाएंगी क्योंकि टाइम ज़रा थोड़ा रह गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि हाउ विल बी प्रोसीड फॉरवर्ड, ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका एक ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ यहाँ से ब्रेन जो है वो ड्रेन हुआ, फिर उसके बाद फाइनेंशियल ड्रेन शुरू हुआ, फिर उसके बाद जनाब कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पे उन लोगों को भी वापस लाया जाए, वो भी अपना कारोबार शुरू करें, फिर जनाब यहाँ पे सारी से एकदम हसल बसल हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, हसल बसल हो। बट एट द वेरी सेम टाइम जो यहाँ पे जो रेट्स है, जैसे अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमने कम्पीट करना है तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे हम लगाएंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कोई मिल लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो यहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं, बिजली के रेट्स हैं या और जो यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स को हम कम्पीट नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट, मतलब कि हमने क्या करना है, आप लोग बैठे हुए असेंबलियों में, आप लोगों ने क्या करना है और कब करेंगे? देखिए मुबशर, बात यह है कि पाकिस्तान बहुत ही ज़रख़ेज़ मुल्क है, और सर इसमें तो कोई शक नहीं, मगर हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो यहाँ की सिचुएशन है, उसने डिस्टर्ब किया है। लोग काफ़ी भाग गए हैं, चले गए हैं। जी हाँ, लोग आज भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, अदारे आज भी प्रॉपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क में जितनी इन्वेस्टमेंट भी करेगा उससे 10 गुना ज़्यादा कमाएगा, जी हाँ, मगर एक कंड्यूसिव हमारी पॉलिसियों एनवायरनमेंट की वजह से कोई शख्स आने के बजाय भाग रहा है। और ये हमारे माजी में जो हालात हुए हैं, जो मसाइल पैदा हुए हैं, जो आज हैं, ये उनकी वजह से हुआ है, अनस्टेबिलिटी की वजह से हुआ है। वरना मैं समझता हूँ, अब मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया, वो कैंसिल हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ? हम ये भी नहीं कह सकते कि जनाब अगर आप हमें रोकते हो, पाबंदियां डालते हो, जो डिफरेंस है वो हमें दे दो, हम नहीं करते किसी के साथ एग्रीमेंट। नहीं, लेकिन वो देखे ना शायद जी, फिर वो दूसरी अफगानिस्तान की जंग में शुरू हो झोंक जाएगी। के, नहीं सुन ले मेरी बात, सुन ले शायद जी, एक छोटी सी बात, मेरी बात सुन ले। हमें अफगानिस्तान की जंग में झोंक के दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया। चले शायद जी, वो तो हो गया जो हो गया, जो लेकिन प्रॉमिस किया गया कि हम आपको इतना पैसा देंगे, वो देने के बजाय पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का 150 अरब डॉलर से ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ गया। चले वो हमारी सारी बातें इकोनॉमी तो ठीक उस वजह से है, भी डूब वो ठीक है, आपकी बातें दुरुस्त है, आपकी बातें, लेकिन द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और रियलिटी चेक ये है कि ये गैस पाइपलाइन हो या कोई और चीज़ हो, कोई और मसले मसाइल हो या पॉलिसीज़ बनाने की बात हो, आप पॉलिसीज़ या मुल्क, स्टेट्स या कंपनीज उस वक्त बना सकती हैं जब उनके घर में दाने हों, जब वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो, स्ट्रांग हो, फिर वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी से पैसा ना मांगते हो, किसी से पैसा ना लेते हो। सो जब आप डिपेंडेंट होंगे किसी पे, तो फिर आप इस किस्म की बातें फजूल बहस है। सो एनीवेज शाह जी, मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ओवर हेयर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।